जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग इस सीरीज में यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम का पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं, जिससे कि यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम का क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज उठा के पूछ देता है। अभी 2025 का पेपर हुआ, उसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन एज इट इज रिपीट था। और जो इस वीडियो को नहीं देखे हो, प्ले लिस्ट में ये भी वीडियो जाके देख लेना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 76 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर रखे थे। अभी चल रहा है यूपीएससी सीएसई 2024 और आज कोशिश करेंगे इसको 100 तक कंप्लीट करके इसको ख़त्म ही कर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से क्वेश्चन को डील करो। ये बोल रहा है सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यही बोल रहा है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये कर्तव्य के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे कथन दे रखा है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होता है, मतलब सीडीएस जो होता है। ये क्या बोल रहा है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होता है, तो ये सही है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है तीनों सेवा। ठीक है, तीनों सेवा जो होता है प्रधानों पर, सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करता है। सैन्य कमान का प्रयोग कौन करता है, आप लोग को अगर पता होगा तो ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों जो जल थल और वायुसेना होता है उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों सेवा प्रधानों, सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। मतलब सैन्य कमान मतलब कहीं पे युद्ध हो रहा है उसका ये सब प्रयोग करना, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम नहीं है। ये किसी विषय पर क्या कर सकता है, रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार, सैन्य सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन ये सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। सीडीएस सीडीएस सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करता है। अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं, जस्ट वेट वन मिनट। सीडीएस क्या करता है, सीडीएस सैन्य, ये जो लिखा हुआ है ना, सैन्य कमान का प्रयोग, कमान का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी तीनों सेवा ट्राई सर्विस के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कथन 1 और कथन 3 सही है। 1 और 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा गलत। 2 वाला देखो, यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि तीनों से सेवा जो होता है हमारा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर आपको पता है कि इसका हेड प्रेसिडेंट है तो वहाँ से भी ये इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। और जैसे ही 2 काटोगे, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से, मतलब ये 3 ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा आप खत्म कर सकते हो। तो बचेगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वीडियो को पॉज करो, और ये शायद करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ो। ये बोल रहा है मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान। अच्छा, ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑपरेशन का कुछ नाम दे रखा है। और देखो, इसका जो भी आंसर होगा, एक्स वाई जेड जो भी आंसर, वो तो देखेंगे ही, लेकिन ये जितने भी ऑपरेशन है इसके बारे में भी ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि कभी भी अगर ये वाला ऑपरेशन आए तो आपको पता होनी चाहिए ये पी वाई क्यू में रिपीट है। तो पी वाई क्यू करने का यही मतलब है कि जितने भी कथन है उसको भी एनालिसिस करते चलो। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है ऑपरेशन संकल्प। अब ऑपरेशन संकल्प के बारे में अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, इधर लिख लो ऑपरेशन संकल्प। इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन संकल्प में हॉर्मुज जल दमदू मध्य जो है, हॉर्मुज जल संधि जो है आपका, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है, से गुजरने वाली भारतीय ध्वजवाहक जहाज को सुरक्षित मार्ग प्रदान करता था ऑपरेशन संकल्प में। ठीक है, जिससे कि खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प के नाम से इसको शुरू किया गया था। तो ये सब बात आपको ध्यान होनी चाहिए, कहाँ शुरू किया गया था, खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ कंट्री के आसपास। ठीक है, खाड़ी क्षेत्र, ऑपरेशन संकल्प के नाम से ये समुद्री सुरक्षा अभियान था। क्या था ये, समुद्री सुरक्षा अभियान। तो इतना ये आपको ऑपरेशन संकल्प से इतना ये पता होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, ऑपरेशन मैत्री बोल रहा है। ऑपरेशन मैत्री क्या था, ये 2015 में, कब, 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया तो उसी में शुरू किया गया था। ठीक है, नेपाल में बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। तो कहाँ पे, 2015 में नेपाल। इतना आप लिख लो, ऑपरेशन मैत्री से क्यों हुआ था नेपाल में, भूकंप के कारण। भूकंप जब आया था तो उसके बचाव राहत के लिए नेपाल में ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था।
ऑपरेशन संकल्प क्या था, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में उधर जहाज जो था भारतीय ध्वजवाहक जहाज उसको सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था खाड़ी क्षेत्र के आसपास, समुद्री सुरक्षा अभियान था ये, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना क्या है, ऑपरेशन सद्भावना में बोलता है कि ये जो दूर का एरिया होता है ना, सीमावर्ती क्षेत्र में दूर का, जैसे हिमालय में लद्दाख का क्षेत्र हो गया ये, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु दूरस्थ क्षेत्र में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन को क्या था, ये ऑपरेशन सद्भावना था। इसका राइट आंसर क्या था, सी था। अब एक ऑपरेशन बच रहा है, ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन मदद देखो, अभी ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, यूपीएससी में पूछ लेता है कभी घुमा के, ठीक है। अभी जैसे म्यांमार में ऑपरेशन हुआ है, आप लोग बताना, HW है ये आपका HW। म्यांमार में जो अभी भूकंप आया था उसमें भारत का कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है, आप लोग कमेंट करना। दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन से वहाँ पे तुर्की में मदद पहुँचाया था, ये भी बताना, ठीक है। और तीसरा ऑपरेशन ये बहुत ईजी है, अभी जो भारत ने पाकिस्तान पे ये टेररिस्ट को मारा था उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया था, ये भी बताना। ये 3 HW है आपका, ठीक है, और तीनों में सबसे ईजी है थर्ड नंबर का। तो यहाँ पे एक ये ऑपरेशन मदद बचा है, इसको देखो। ऑपरेशन मदद क्या बोल रहा है कि जब केरल में बाढ़ आया था, कहाँ पे, केरल में जब बाढ़ आया था तब इस वाले ऑपरेशन को चलाया गया था। और इस ऑपरेशन को कौन किया था, नौसेना, ठीक है, दक्षिणी नौसेना का कमांड था, उन्हीं के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन मदद क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन दोस्ती, ये सब क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखने के लिए मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग नोट बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। ये बोल रहा है विश्व में किन्हीं दो देश के मध्य सबसे लंबी सीमा किन के मध्य, ठीक है, यही बोल रहा है। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। तो आप लोग यहाँ पे अगर सबको पढ़ोगे ना, सारे स्टेटमेंट को पढ़ोगे, और अगर आपका मैप क्लियर है तो यहाँ पे देखोगे, अगर ऐसे मैप बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है अमेरिका का मैप, और इसके ऊपर है जस्ट यहाँ पे कनाडा, इसके ऊपर जस्ट क्या है, कनाडा है। हालांकि मैप उतना सही बना नहीं है, ये है USA, इधर है कनाडा। इसका जो इसका जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ देखोगे तो ये लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। सबसे जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ इसी का बड़ा है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। और ये टोटल दूरी कितना हो जाता है, ये टोटल दूरी यहाँ से USA और कनाडा का जो मैप, इसका देखोगे लंबाई इस दोनों के बीच में सीमा, मतलब इसका इंटरनेशनल बॉर्डर, ये 8,890 किलोमीटर में, ठीक है, ये किलोमीटर में। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। अगर देखोगे कजाकिस्तान और रसिया ये सब एक ही था, USSR जब टूटा, ठीक है, उसके बाद ही ये सारे देश बने। तो इस दोनों के बीच में इसका दोनों का इंटरनेशनल बॉर्डर है 6,846 किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये भारत और चीन है, और कहीं पे अगर आ जाए ना भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश के साथ भारत का थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है, क्योंकि अभी वो बांग्लादेश वाला, वो क्या नाम है उसका, यूनिस, वो जाके स्टेटमेंट देता है कि हम गार्जियन हैं, ये हैं, ओशियन का बॉस हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जिस भी कंट्री के साथ भारत का विवाद होता है, और ये हमारा पड़ोसी भी है, तो इसलिए इसका वो लंबाई आप लोग खुद से सर्च करना, ये भी HW है। और पता लगा के लिख लेना अपने नोट में कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितने बड़े बॉर्डर को शेयर करता है भारत। ये आपका HW है। और ये है चिली और अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच अगर देखोगे तो इसका है बॉर्डर 5308 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। इन सब का हमने देख लिया कि USA का कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। आप ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, हालांकि ऐसा कोई उटपटांग सा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट एक बार ध्यान रख लो पढ़ने में क्या जा रहा है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो यहाँ से पॉलिटी का ना मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, लोकसभा में आचार संहिता, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इस बात पे ना कभी कभी ध्यान दिया करो, ये भी दे देता है कौन सा सही नहीं है। और यही बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कथन कितना दे रखा है, तीन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले 80 में देखो, ये बोल रहा है
कि प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी। ठीक है, देखते हैं। अभी अभी पहले अगर देखोगे लोकसभा में आचार समिति को अगर हम थोड़ा सा बताना चाहें, यहाँ पे लिख लो आप लोग। ये जो कीवर्ड आया आचार समिति, ये है क्या? ये हालांकि पॉलिटी में अगेन मैं बोलूँगा स्टैटिक पढ़ते टाइम ध्यान रखना, हालांकि मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये आचार समिति जो है सांसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में होता है। ठीक है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। और इसका काम क्या है? नैतिकता। आचार मतलब एथिक्स कमेटी, मतलब आप अगर एथिक्स पढ़ोगे यूपीएससी का सिलेबस है वो नैतिकता के बारे में बताता है। तो ये भी नैतिक आचरण से संबंधित है, नैतिक आचरण से। ठीक है, कि जो भी हमारा वहाँ पे सांसद चुन के गया है वो नैतिक बिहेव कर रहा है या नहीं, उसका जांच कौन करेगा? ये आचार समिति करेगा। और ये शायद महुआ मोहित्रा का केस आया था 2023 में, वो रिश्वत लेके कैसा उस पर इल्ज़ाम लगा था, उसी के कारण ये आचार समिति उस टाइम ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देखो आचार समिति के बारे में अगर आ जाए कि केवल लोकसभा में होता है, तो नहीं, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होता है। और इसका कार्य क्या है? नैतिकता की जांच करना। और अगर देखोगे ना तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं आचार समिति में? 15। लोकसभा में आचार समिति के कितने सदस्य होते हैं? 15, सॉरी यहाँ पे 15 होते हैं। और राज्यसभा में होते हैं 10 सदस्य। राज्यसभा में होते हैं 10 सदस्य। और राज्यसभा का जो ये आचार समिति है, इसका पहला बार गठन कब किया गया था? इसका पहला बार गठन क्या था? 4 मार्च 1997 को। ठीक है, ये राज्यसभा का जब आचार्य समिति बना था तो पहली बार राज्यसभा में आचार समिति का गठन इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो लोकसभा का आचार समिति होता है, ठीक है, ये कितने वर्ष के लिए, इसका कार्यकाल कितना होता है? अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, जस्ट वेट करना। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ जाता है। आचार समिति कहाँ कहाँ पे था? एक था लोकसभा में और एक था राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य था? 10। और इसमें कितना था? 15 सदस्य। और देखो ये प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक एक वर्ष के लिए इसका अगर कार्यकाल देखें, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल एक वर्ष के लिए। और इसका नियुक्ति कौन करता है? ये भी लिख लो। कार्यकाल तो एक वर्ष हो गया, नियुक्ति लिखो यहाँ। नियुक्ति, इसका नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, इतना कुछ आपने देख लिया इस क्वेश्चन से। तो आचार्य समिति को अब जब भी पढ़ोगे पॉलिटी में तो वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रारंभ में यह एक प्रकार की तदर्थ समिति थी। ये तदर्थ समिति को क्या बोल रहा है? कि एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब ये अगर 2015 की बात करें तो ये 2000 में अगर बना था, ठीक है, 2000 में, तो 2015 तक में ना इसको अस्थाई बनाया गया। ठीक है, 2015 में अस्थाई बनाया गया। 2000 में जब बना तब से ये क्या था? तदर्थ समिति ही थी। लेकिन 2015 जैसे आया, 2015 में इसको क्या बना दिया? अस्थाई बना दिया। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि 2000 तक ये क्या था? तदर्थ था। ठीक है, एडहॉक जिसको बोलते हैं, एडहॉक कमेटी। लेकिन 2015 में क्या बना दिया? इसको अस्थाई समिति बना दिया। अस्थाई समिति बना दिया। ये कथन क्या है? सही है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के नैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जब आचार समिति को पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये गलत है। ये क्या बोल रहा है? कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। बिल्कुल सही है, ये समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकता है जो कि न्यायाधीन है, जो न्याय के लिए उस पर ये विचार नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए और कथन 1 और कथन 3 सही है। कथन 1 कथन 3 कहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा? आचार समिति क्या था, लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखे, फिर इसका कार्यकाल देखे, राज्यसभा में कितना कार्यकाल होता है, राज्यसभा में ये अस्थायी प्रकार का है या अस्थायी प्रकार का, ये भी जाने। फिर कार्यकाल देखे लोकसभा में कितना होता है और इसके नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा में इसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा में इसका नियुक्ति कौन करता है, सब कुछ यहाँ पे समझ लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का ये भी है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है,
में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे ये 3 कथन दे रखा है, तो पहले इन सारे कथन को आराम से पढ़ो। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये बोल रहा है प्रोविजन विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। अब देखो ये जो है ये बोल रहा है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। लेकिन देखो पहले ये समझो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है क्या। अगर यहाँ पे हम बता दें आपको, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, बंधन अधिनियम, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में इसमें क्या कहा गया है कि महिला को ना लोकसभा राज्यसभा इन सब में आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि महिला का प्रतिनिधित्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, उसी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ठीक है विधेयक को कहाँ पे लाया गया था, इस विधेयक को लोकसभा, कहाँ कहाँ पे महिला को आरक्षण मिलेगा, तो ये मिलेगा लोकसभा में, लोकसभा। उसके बाद राज्य का जो विधानसभा होता है, राज्य विधानसभा, ये विधानसभा लिखे हैं ध्यान रखना, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, लोकसभा विधानसभा जो राज्य का है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में महिला को कितना % आरक्षण मिलेगा, मतलब 1/3 सीट पे, 1/3 सीट पे। हालांकि इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 33% के आसपास आता है, तो 33% आरक्षण महिला को मिलेगा। ठीक है, और देखो इसमें SC ST यहाँ पे जो ये कथन दिया हुआ है ना, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। अब ये किसके लिए, अगर यहाँ पे कोई भी कथन आए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को, अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बोले और महिला के उत्थान के बारे में बोले, तो वो कथन यूपीएससी लगभग टाइम पे क्या करता है, सही करता है, क्योंकि यूपीएससी भी चाहता है कि महिला का क्या हो, उत्थान हो। तो ऐसा ये दिमाग में रखना कि जब भी महिला के लिए पॉजिटिव बात करे और जब भी गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव बात करे, तो वो सारे कथन ना बहुत जगह क्या होता है, सही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिला के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध। देखो महिला को बहुत दिन से प्रताड़ित किया गया, और अनुसूचित जाति जनजाति में तो और भी, तो इसलिए इसके उत्थान के लिए यूपीएससी भी चाहता है, तो ये कथन सही है। ठीक, हालांकि जब ये प्रोविज़न को आप पढ़ोगे पूरा, तो उसमें ये वाला लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्योंकि जब महिला का आरक्षण का बिल पास हुआ था तो बहुत सारा हंगामा हुआ, सारे पार्टी जितने भी हैं हमारे, वो सारे क्रेडिट लेने के लिए आ गए कि हमने किया था, हमने किया। तो उसमें ये सारे प्रोविज़न को लिखा था कि क्या क्या प्रोविज़न है, और ये जो लिखा है ना कि ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, तो ये गलत है। पहले चुनाव होगा, सॉरी चुनाव बोलते हैं, पहले जनगणना होगा। क्या होगा, जनगणना होगा। जनगणना के बाद उसके बाद से ना 33% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 18वीं लोकसभा से प्रभावी हो जाएगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जनगणना होगा, इस विधेयक को पास किया उसके बाद पहले जनगणना होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा। और जब ये विधेयक लाया गया था, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया वो भी लिख लो। संविधान में जैसे ये विधेयक पेश हुआ, अनुच्छेद 330A, ठीक है, ये आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा महिला को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन वही है कि ये कितने साल के लिए किया गया था, ये 15 वर्ष के लिए। पहले तो ये 15 वर्ष के लिए ट्राई किया है, उसके बाद देखेगा कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है हमारा, ये कथन ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों सही है। तो मतलब कहने का मतलब 2 3 कहाँ पे, ऑप्शन सी में सही है। और संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था, जैसे ये विधेयक आया तो अनुच्छेद 330A को जोड़ा गया था, और दूसरा एक अनुच्छेद था 330। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने इतना कुछ सीखा। अभी एक बार फट से रिकॉल करो जल्दी से, क्या क्या यहाँ पे सीखे। पहले नारी शक्ति बंधन अधिनियम था ही क्यों, क्योंकि ये महिला को क्या कर रहा है, लोकसभा राज्य विधानसभा में आरक्षण दे रहा है, आरक्षण। ठीक है, आरक्षण कितने %, 33%। ये आरक्षण लागू कब से होगा, ये आरक्षण लागू होगा जब जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। और परिसीमन तो हम बताए थे ना, इसी लेक्चर में बताए थे पीछे कि परिसीमन क्या होता है। परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद महिला का वो 33% आरक्षण लागू करेगा, और लागू कितने टाइम के लिए होगा, 15 ईयर के लिए, 15 ईयर के लिए। और ये जो बोल रहा है ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, ये गलत होगा। अच्छा, ये उपबंध जो पारित कब हुआ था, अगर यहाँ पे देखोगे ये कब पारित हुआ था, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, ये भी ध्यान रखना।
17वीं लोकसभा में जैसे ये पारित हुआ और स्टेटमेंट तुरंत क्या बना दिया, 18वीं लोकसभा से ये लागू भी हो जाएगा, संभव है कहीं से, तुरंत कैसे लागू करेगा। हालांकि आपको इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको पहले यहाँ से इरेज करता हूँ। तो आप लोग फटाफट से लिखते रहो, जल्दी से ना कान को खरगोश की तरह खड़ा करके सुनते रहो, ठीक है। अगर कहीं पे स्किप करोगे पता चलेगा कुछ कॉन्सेप्ट निकल गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है, और करेक्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं हुआ था, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, श्रीलंका के बीच। यहाँ पे ऐसे लिख लो, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अभी जैसे आपने एक को काट दिया, एक कटते ही देखो ये सारा खत्म हो जाएगा। और ये जितने भी एक्सरसाइज होते हैं ना, वहाँ पे कोई एक देश का नाम अगर यूपीएससी आसानी से चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे कोई भी अभ्यास होता है वो किस लिए होता है, आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान संयुक्त प्रक्रिया का एक लक्ष्य होता है। मतलब ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये तो जनरल है ना, तो मतलब इसको आप सही मानोगे, ये जनरल स्टेटमेंट ही है जनरल। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो कथन 3 तो सही ही है मेरा, कथन 3 अगर देखोगे यहाँ पे ये और ये, मतलब इसी तीनों में से कोई होगा, फिर भी एक आपका कट रहा है ना। ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, सोचो, इस पर थोड़ा वर्क करो कि कहाँ पे ये कट रहा है। अब देखो ये कथन आसानी से क्यों गलत हो गया है, इस कथन गलत होने के पीछे इसका कारण क्या था कि भारत और बांग्लादेश, अब यहाँ पे ना बांग्लादेश के जगह पे कोई दूसरा देश भी होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका था, तो एग्जामिनर इस वाले देश को ना आसानी से चेंज कर सकता है। यहाँ पे बांग्लादेश के जगह पे मान लो कुछ भी कोई दूसरा ही देश था, रूस दे देता, ठीक है, तो इसको कितना आसानी से चेंज कर दिया ना। तो आप लोग एक चीज़ समझो, एग्जामिनर कोई भी कथन है उसको अगर जल्दी से चेंज कर सकता है, कोई भी कथन है उसको जल्दी से, जैसे कि डाटा क्या होता है, डाटा मान लो कहीं पे 1987 है, राइट डाटा, अब एग्जामिनर इसके जगह पे 1986 लिख दिया, तो वो कितने आसानी से इसको चेंज कर दिया ना। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो जब एग्जामिनर किसी भी चीज़ को आसानी से चेंज कर सकता है तो समझो कि वो लगभग टाइम ना गलत हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 110% वो गलत ही होता है, बहुत जगह पे वो गलत हो जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये चीज़ भी ध्यान रखना दिमाग में। तो यहाँ पे इसने आसानी से बांग्लादेश को चेंज कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका से बांग्लादेश को क्या किया, चेंज कर दिया, जिससे ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये याद नहीं रहेगा किसी बच्चे को कि ये कहाँ पे हुआ था। अभी तो इसका आंसर सीट आ गया तो मुझे भी पता चल गया। और इसका ये देखो यहाँ पे ना, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान, ठीक है, संयुक्त प्रक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था, तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। और देखो गैस मास्टरगिरी मत करना पेपर में, ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है तो ये लगा दो, ये लगा दो, मैं भी वो सलाह नहीं देता हूँ। आप पढ़ो, PYQ लगाओ, हाँ, ये सब काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं करता, करता है कुछ क्वेश्चन में, ये सब वर्क करते हैं। लेकिन आप 100 में से 100 क्वेश्चन में गैस मास्टर ही करोगे तो फिर आपने पढ़ाई क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PYQ करो और आराम से आप लोग एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, ठीक है। अगर PYQ पे आप लोग का कमांड हो गया ना, एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे, आराम से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा था। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर ये भी चेंज कर सकता है आसानी से, ये चेंज कर सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जगह हो सकता है यहाँ पे थल सेना हो, ठीक है, स्थल सेना हो। इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन या तो आप पढ़ के जाओ या फिर नहीं आता है तो छोड़ ही दो, इसके पीछे गैस मास्टर मत करने लग जाना। हालांकि यहाँ पे ये सही है, तो यहाँ पे ये गलत था, ये गलत था और ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ये बोला इंडियन एयरफोर्स वाज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है और ये गलत था इस पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी भाई हो वो भी देखते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। रिट ऑफ प्रोविजन इज एन ऑर्डर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है प्रतिषेध रिट, ठीक है, ये बोल रहा है प्रतिषेध रिट,
अब यहाँ से यही बताओ आप पहले, रीट कितने प्रकार के हैं? पहला HW, और जितने भी HW देते हैं ना उसको एज इट इज़ तुरंत ना पढ़ लिया करो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देते हैं कि इसको करो तो आप करो उसको। रीट कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये जो रीट है ये है कितने प्रकार का, हाउ मेनी टाइप, बताना सब, ठीक है, ये कितने प्रकार का है। और अगर एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो ये जो रीट है ना, प्रतिषेध रीट, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है पता किसी? प्रोविज, यहाँ पे देखोगे प्रोहिबिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। और रीट के टोटल कितने प्रकार हैं, चलो हम ही बता देते, ये टोटल है 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार होता है इसका टोटल टाइप। पहला अगर देखोगे तो पहला है हेवियस कॉर्पस, ठीक है, पहला रीट क्या है, हेवियस कॉर्पस, कॉर्पस इसका मतलब होता है बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है, बंदी प्रतिरक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस यह रीट बोलता है कि कोई ऐसे व्यक्ति को जिसे गैर कानूनी ढंग से ना हिरासत में लिया गया है, ठीक है, उसे अदालत के सामने पे पेश करो, ठीक है। बंदी प्रतिरक्षीकरण में यही बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको गलत तरीके से कोई पकड़ लिया है, कोई बंदी बना लिया, तो उसको बोलता है कि स्वशरीर, स्वशरीर मतलब वहाँ पे किसके सामने, अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। तो पहला रीट तो यही था, हैबियस कॉर्पस। अब दूसरा रीट जो इसका है मैंडमस है, ठीक है, दूसरा रीट है मैंडमस, मैंडमस, थोड़ा सा देख लेना, इंग्लिश का राइटिंग मेरा थोड़ा सा ऐसा है। मैंडमस का इसका होता है परमादेश, परमादेश। इस रीट में क्या कहता है, ये रीट सार्वजनिक प्राधिकारी जो भी होता है जब वो कर्तव्य नहीं निभाता है, जैसे मान लो कोई पुलिस है, आप थाने में गए, ठीक है, थाने में गए और वहाँ पे पुलिस यहाँ पे बैठा है, वो आपका कंप्लेंट नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, मतलब नहीं लिखेंगे आपका FIR नहीं लिखेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उस पर ये वाला रिट क्या हो सकता है, जारी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि लिखो, या फिर हाई कोर्ट आदेश देगा लिखो ये वाला, क्यों नहीं कर रहे हो अपना ड्यूटी, क्यों नहीं निभा रहे हो, तो उस पर कौन सा रिट जारी होगा, परमादेश मतलब मैंडमस जारी होगा, ठीक है। वही कहता है ये रिट में क्या कहता है, ये रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना काम करने में विफल होता है तो अदालत जो है, अदालत जो कोर्ट है हमारा, ठीक है, जो कोर्ट है, अदालत परमादेश जारी करके उसे कर्तव्य निभाने के लिए निर्देश दे सकता है कि करोगे कैसे नहीं। तो पहला रीट क्या था, हैबियस कॉर्पस, दूसरा क्या था, मैंडमस था, तीसरा रीट अगर देखोगे, तीसरा रीट है यही वाला प्रतिषेध वाला, जस्ट वेट 1 मिनट, ये कहाँ भाग गया, ये रीट था, प्रतिषेध रीट था, तीसरा रीट तो यही था प्रोहिबिशन वाला, ठीक है। चौथा रीट है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं क्यूबेरेंटो, चौथा रीट क्यूबेरेंटो, क्यूबेरेंटो चौथा, इसका मतलब होता है अधिकार, ठीक है, ये चौथा रूट है। अब इसमें क्या बोलता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई पद पे बैठा है, ठीक है, और वो सार्वजनिक पद पे क्या है, बैठा है सार्वजनिक पद पे, तो उसको ना वो किस अधिकार से बैठा है उसके बारे में पूछताछ कर सकता है कोई, ठीक है, कि वो किस अधिकार से बैठा है, उसको ये कहीं पे वो अवैध अधिकार से तो नहीं इस सीट पे बैठ गया है। अब मान लो कोई यहाँ पे है चपरासी, जिसको प्यून बोलते हैं, कोई प्यून है और वो जाके DM के गद्दी पे बैठ गया, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से यहाँ पे बैठे हो, आपका अधिकार है बैठने का, तो उसके लिए कौन सा रीट जारी होगा, क्यू वारंट जारी होगा, ठीक है। और ये 5वां रीट तो ये वाला था प्रतिषेध, तो उम्मीद है ये सारे रीट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी जो भी रीट बचा हुआ है उसको जाके, अब तो रीट यहाँ पे कोई नहीं बचा है, पीछे इसके जो भी वो हैं जाके पढ़ो, लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये सारे रीट को मैंने क्लियर कर दिया, जस्ट वेट 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करवाए। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि निचली अदालत को किसी मामले या कार्रवाई में क्या करना है, जारी करने वाले जो भी वो, मान लो कोई निचली अदालत है, कोई भी निचली अदालत XYZ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है,
ये निचली अदालत कोई एक क्या कर दिया है, कोई मामला पे ना कार्रवाई कर दिया है या फिर कोई ऐसा फैसला दे दिया, तो उसको क्या करेगा, अगर देखो यहाँ पे ना एक रीट होता है सर्टोरिटी वाला, ठीक है, वो रीट क्या करता है कि सर्टोरिटी रीट जो है वहाँ पे अगर कोई अदालत फैसला दे देता है तो उसको ऊपर का अदालत अगर लगता है कि ये वाला कोर्ट जो है निचली कोर्ट ये कोई गलत फैसला दिया है, तो उत्प्रेषण रीट जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके फैसला को बदल सकता है या खारिज कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन से रीट के द्वारा होता है, सेटोररी रीट जो होता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट उसके द्वारा होता है कि इसका वो बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिषेध रीट में क्या करता है, निचली अदालत को किसी मामले की कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए ये रीट जारी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद बोल रहा है इट इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज द डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, ये बोल रहा है वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को, ठीक है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने और घोषित करता है। ये बोल रहा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो चलो ठीक है बाद में बताएंगे, एक HW और देंगे आपको आज, वो HW कर लेना, ठीक है। तो यही बोल रहा है, इसको पढ़ो पहले। ये बोल रहा है वह राज्य का राज्यपाल है जो किसी राज्य के समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देता है और मान्यता भी देता है और घोषित भी करता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। ये कथन क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखो ये राज्यपाल नहीं करता, ये क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का ये काम है, ठीक है, ये काम है राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति करता है। अगर यहाँ पे देखोगे ये क्या बोल रहा है कि राज्यपाल उसको मान्यता भी दे देता है और घोषित भी करता है। तो ये दोनों काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले सलाह किससे लेता है, राज्यपाल से सलाह लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को समझ लिया कि यहाँ पे ये राज्यपाल गलत हो जाएगा और यहाँ पे होनी क्या चाहिए, यहाँ पे इसको हटा के राष्ट्रपति होनी चाहिए थी। और राज्य काट दो जहाँ पे, क्योंकि राज्य का कोई राष्ट्रपति नहीं होता। और राज्य जैसे यहाँ पे सेंटर है, आप लोग ये जानते होंगे अच्छे से, सेंटर में कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है। इसी के बराबर में जैसे राज्य है यहाँ पे, जैसे यूपी है तो यूपी राज्य है, यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा, इसी के बराबर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना पॉलिटी में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट वाइज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है, अगर इस वाले कथन को पढ़ोगे, ये बोल रहा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में ऐसा ही हो। मतलब यहाँ पे ये यूपी है, मान लो ये यूपी है, यहाँ पे कोई एक अनुसूचित जाति 50 रह रहा है, उसका संख्या 50 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में ना उसका जनसंख्या अगर 50 है तो जो ट्रीटमेंट इसको यहाँ पे मिल रहा है वही ट्रीटमेंट इसको सेम यहाँ पे भी मिले। हो सकता है यहाँ पे इसका जनसंख्या पूरा 90% है, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन इसका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो वही बोल रहा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा ही हो। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो कथन कौन सा सही है, कथन 2 सही है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ समझो आप, भारत का जो संविधान है, इसको जस्ट वेट 1 मिनट, इसको भारत का संविधान का अनुच्छेद अगर देखोगे, संविधान का अनुच्छेद देखोगे, अनुच्छेद 342A में ये दिया गया है, राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राष्ट्रपति किसी भी जो प्रत्येक राज्य है ना, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों का क्या करता है, पहचान करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन, राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में कवर है, 342A में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन से हमने इतना सीखा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, इसको पढ़ो पहले। देखो जब ये क्वेश्चन
डिस्कस हुआ था तो बहुत सारा हंगामा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पहला कथन क्या बोल रहा है, ये पढ़ोगे ना, केंद्रीय बजट के बारे में बोल रहा है, विथ रेफरेंस द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये कौन सा सही है। यहाँ पे बोल रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। ये देखो ये क्या बोल रहा है कथन एक में, प्रधानमंत्री की ओर से, ये क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन ये होता क्या है राष्ट्रपति की ओर से। और यूपीएससी ने इसको सही मान लिया है, पता नहीं कैसे। बहुत सारे कोचिंग वाले और मैंने जब खुद भी सर्च किया तो ये प्रधानमंत्री की ओर से नहीं था और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री सांसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना कि ये होता क्या है, राष्ट्रपति की ओर से होता है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की ओर से नहीं होता है, ये किसकी ओर से होता है, राष्ट्रपति की ओर से, की ओर से, ठीक है। राष्ट्रपति की ओर से क्या होता है कि ये जो है ना वित्त मंत्री दो सांसद के दोनों सदन के समक्ष वित्तीय विवरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और ये वित्तीय विवरण वाला ये किसमें है, ये अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन, ठीक है, हमारा जो अभी वित्त मंत्री वही है। ये वित्त मंत्री दोनों सदन लोकसभा एंड राज्यसभा में किसकी ओर से, राष्ट्रपति की ओर से। और यहाँ पे ये दे रखा है प्रधानमंत्री की ओर से, ये यहाँ पे गलत होनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही माना है, ठीक है। तो अभी वो उस पर डिबेट नहीं कर सकता ना, इसको कैसे सही माना है, तो हम भी इसको क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है, केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ये कथन क्या है, सही है। आप जब बजट पढ़ोगे तो बजट में वहाँ पे लिखा होता है यूनियन, जब लक्ष्मीकांत में जब बजट का चैप्टर आता है वहाँ पे देखोगे तो ये वहाँ पे होगा केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, तो ये हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। और हालांकि अभी इस पर मैं क्या ही तर्क दूँ, अभी इसका आंसर तो यूपीएससी ने सही माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कथन एक और कथन दो दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करंट अफेयर की क्वेश्चन, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द इंडिया वे ये बोल रहा है वो ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, यही बोल रहा है वाई भारत मैटर्स। तो ये किसका है, ये सुब्रमण्य जयशंकर जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं। ये क्या है, ये विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री, ठीक है। इन्हीं का ये पुस्तक था, ठीक है। अब इनमें से सारा नाम का इम्पोर्टेंट का वो बुक खोजने मत लग जाना, इनमें एक ही नाम इम्पोर्टेंट है, शशि थरूर साहब, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में भी थे। और इनका बुक है वाई आई एम हिंदू, बहुत सारे बुक हैं इनके, तो एक में ये भी है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, फिर एक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, फिर उसके बाद वाई आई एम हिंदू, तो बहुत सारे इनके बुक हैं। तो वाई आई एम हिंदू है, ये एक बार न्यूज़ में भी रह चुका है, इसलिए इस बुक को ज़्यादा याद रखना, वाई आई एम हिंदू, ठीक है। ये इनका बुक है शशि थरूर साहब का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। और यहाँ पे ये बोल रहा है कितने कथन सुम्मिलित हैं, और इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है तो ये इस प्रकार का कथन बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। अब यहाँ पे बोल रहा है अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट में, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है अर्जेंटीना है सबसे ख़राब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ से ही शायद लियोनेल मेसी जो क्रिकेटर है वो यहीं से शायद आते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये हुआ क्या था ना, 2018 में ये बहुत सारा आर्थिक संकट यहाँ पे सामना करना पड़ा था, जिस कारण से यहाँ का जो मुद्रा था, अर्जेंटीना का मुद्रा का क्या नाम था, पीसो, तो उसका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया बहुत ज़्यादा, अब मूल्यन हो गया इसका, ठीक है। और मुद्रास्फीति और गहन मंदी के कारण ये देश क्या हो गया, सबसे खराब आर्थिक संकट में पहुंच गया। फिर क्या बोल रहा है सूडान में क्या बोल रहा है, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बल के मध्य युद्ध हो गया। हाँ ये भी सही है, क्योंकि वहाँ का जो सेना है सूडान का, एसएएफ, ठीक है, सूडान का सेना का नाम है एसएएफ, ठीक है, सूडानी सशस्त्र बल। और इसका एक और फोर्स है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, आरएसएफ। इस दोनों के बीच में ना युद्ध होने लगा पावर को लेकर कि कौन सत्ता में रहेगा।
जिस वजह से ये यही बोल रहा है देश की नियमित सेना और अर्धनियमित सेना के मध्य युद्ध होने लगा। ये बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, तुर्की, इसका नाम है तुर्की है, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये पाकिस्तान का मदद किया था, जबकि हमने ऑपरेशन दोस्त में, जब तुर्की में भूकंप आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त करके तुर्की का मदद किया था, लेकिन तुर्की ड्रोन भेज के ये इंडिया के खिलाफ क्या किया, उसने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। वही बोल रहे हैं तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। ये गलत है, तुर्की नाटो का सदस्यता निरस्त नहीं किया है। तुर्की नाटो का सदस्यता अगर जो ये निरस्त कर देना तो बहुत सारे देश तुर्की से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो सब मिल के मारेंगे तुर्की को इतना मार। और नाटो है क्या, नाटो बहुत सारे देश का एक ग्रुप है, ठीक है, सैन्य गठबंधन समूह। अगर इसमें से किसी भी देश पे अटैक हुआ तो सब मिल के अटैक करता है, वही नाटो है। तो इसमें कौन से कथन सही, केवल 2 कथन सही है, ठीक है। अब देखो अभी भी क्वेश्चन बहुत सारा बचा है। अभी क्वेश्चन कितना है, लगभग 13-14 क्वेश्चन अभी और रह रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बहुत मतलब कम क्वेश्चन डील करवाते हो, ठीक है, कब तक में ये पूरा क्लास ख़त्म हो। देखो बहुत सारे काम होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो फिर ये वाले क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप लोग के लिए थोड़ा कम भी वो हो रहा है ना, तो आप लोग चिंता मत करो। जो भी आप लोग से प्रोमिस किए हैं, ये 40,000 प्लस PYQ का, ये हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। लेकिन शर्त यही है, आप लोग मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहो, और ये 2026 से पहले ही पूरा होगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे ना क्यों डिटेल से बता रहे हैं, क्यों यहाँ पे टाइम लग रहा है, और जब आगे जब बढ़ोगे ना 2010 2009 के आसपास यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो वो 5 से 7 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। कराने का तो हम 1 से 2 लेक्चर में भी ख़त्म कर दें, लेकिन उसमें मेरा ही पेट नहीं भरेगा। मेरा पेट कहने का मतलब कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट बचा लें तो मुझे लगेगा कि आप लोग के साथ ना इनजस्टिस किए हैं, कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता था उसको नहीं बताए, तो मुझे ही लगने लगता है कि आप लोग के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास जितना नॉलेज होता है हम कोशिश करते हैं वो सारा आपको डिलीवर कर दें, ठीक है। और यही पेड कोर्स में भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स में कुछ ज़्यादा तीड़ लगने लगता है, यही सब कुछ होता है। पेड कोर्स में एक ही चीज़ होता है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं इसका बस वो प्रिंटेड PDF दे देता है, और कितने जगह तो ये PDF भी नहीं देता है। बाकी अगर नेक्स्ट जो भी ईयर का डिस्कशन करेंगे ना, पहले आपको ब्लैंक PDF दे देंगे। इस ब्लैंक PDF को जैसे ये वाला है, ठीक है, और इधर जो स्पेस है आप लोग इसको प्रिंट इसका निकलवा लेना, और जो भी चीज़ यहाँ पे हम बताते हैं, जो भी चीज़ लिखाते हैं, वो सब चीज़ का यहाँ पे ये साइड में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसमें नोट डाउन करते जाओगे। तो ये आइडिया मुझे किसी भाई ने दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे सर ये PDF मुझे दे दो, ये अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट ईयर से जितने भी ये होगा तो सबका पहले ब्लैंक PDF आपको दे देंगे। हालांकि ये PDF यूपीएससी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऐसा वाला PDF चाहिए तो मैं दे दूँगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बायलैंग्वेज करो, तो नेक्स्ट ईयर से जितने भी वो होंगे सारे बायलैंग्वेज होंगे।